हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम करते हैं कक्षा 11वीं के गणित के अध्याय 1 प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम मैथ्स की सीरीज लेके आए हैं, जहाँ पर हम इसके जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन बैंक के वो करेंगे। यहाँ पर अध्याय 1 से हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है समुच्चय, जिसे सेट बोला जाता है। अब सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, डेफिनेशन यहाँ पर कुछ दे रखी है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। समुच्चय बेसिकली हम एक समझें तो एक ऐसा समूह होता है, समुच्चय यानी कि समूह, एक ऐसा समूह होता है जो सुपरिभाषित होता है, जिसे सेट बोला जाता है, समुच्चय बोला जाता है। सेट इज ए वेल डिफाइंड सेट, ये एक समुच्चय होता है जो वेल परिभाषित होता है। यहाँ पर हम इसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पर कुछ सूत्र भी दिए गए हैं, आप इन फॉर्मूलाज को भी लर्न कीजिएगा। हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, हमें सही विकल्प चुनना है और यहाँ पर हमें इसका आंसर बताना है। साथ में हम समझते भी जाएंगे कि कौन सा आंसर किस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है। तो किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समूह समुच्चय है। तो देखिए, हमें अभी हमने हाल जाना, जो समुच्चय होता है वो सुपरिभाषित होता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि छात्रों का जो समुच्चय है वो हमें बताना है, लेकिन बुद्धिमान छात्रों का। अब बुद्धिमान छात्र, ज़रूरी नहीं है कि बुद्धिमान केवल पढ़ाई में हो, बुद्धिमान व्यक्ति खेल कूद में हो सकता है, किसी अन्य कार्य में हो सकता है। तो ये कोई समूह नहीं हुआ, समुच्चय नहीं हुआ। यहाँ ऑप्शन में देखिए, रिक्त समुच्चय, एकक समुच्चय, परिमित समुच्चय या सुपरिभाषित संग्रह नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर यही आ जाएगा, ये सुपरिभाषित नहीं है, बुद्धिमान छात्रों का कोई समुच्चय नहीं होता है। फिर है सेकंड, किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए ए डैश फिर उसका भी होल डैश बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ए डैश होता है इसको बोलते हैं पूरक समुच्चय। ए डैश को क्या बोला जाता है, पूरक समुच्चय। अब ए डैश का भी डैश होगा तो पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय होगा। तो देखिए, ए का जब हम पूरक समुच्चय निकालते हैं तो ए डैश मिलता है। फिर यदि ए डैश का हम डबल डैश कर दें, ए डैश का भी क्या कर दिया, डैश कर दिया, तो हमें वापस से वही संख्या मिल जाएगी, वही समुच्चय मिल जाएगा जो हमें दिया गया था। तो यानी कि जो ए डैश है, यदि हम उसका डैश करते हैं तो हमें सेम ए प्राप्त हो जाता है। तो इस कारण से इसका आंसर ये होगा। ऑप्शन में हम चल के देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए डैश, सेकेंड ऑप्शन है ए, सी है फाई और डी है यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। फिर थर्ड आता है कि यदि ए दे रखा है 1 2 3 4 और बी दे रखा है 3 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ बोलते हैं इसे का मान है। तो देखिए, इसका मान हम निकाल लेते हैं। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि जो ए और बी दोनों ही समुच्चय में शामिल हो, ऐसी संख्याओं को हमें गिनकर या चुनकर लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, और 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है। इन दोनों ही संख्याओं के अलावा कोई भी संख्या ए और बी सेट में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो 3,4 होगा, वो भी ब्रैकेट के अंदर। और जो ब्रैकेट है वो हमेशा आपको मंजिला कोष्टक ही यहाँ पर यूज़ करना है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो दिया गया है, ये सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चौथा पूछा हमसे समुच्चय। अब देखिए, समुच्चय के अंदर कोई संख्या नहीं है, खाली समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। तो इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, इसके उप समुच्चयों की संख्या बतानी है। जो खाली है उसके अंदर कोई अवयव ही नहीं है, अवयव नहीं है मतलब कि यहाँ पर जो खाली है, यहाँ पर n बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। और उप समुच्चयों की संख्या निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की घात n। कितना होता है, 2 की घात n। n की जगह आपको 0 रखना है तो 2 की घात हो जाएगी 0। और किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है, शून्य होती है, तो उसका मान 1 आ जाता है। तो यहाँ पर इसके उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 1। ये ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर दिया गया है। फिर है फिफ्थ वाला कि समुच्चय 1
ये उपसमुच्चयों की संख्या होगी। तो देखिए अभी इसी प्रकार से लिखना है आपको। यहाँ पर ये n बराबर 1 हो गया और यहाँ पर 2 की घात n में लिखेंगे तो 2 की घात 1 हो जाएगी और 2 की घात 1 का मतलब है 2। तो यहाँ पर इसके उपसमुच्चय की संख्या 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। फिर है कि समुच्चय बी उपसमुच्चय ए का, तो क्या ए समष्टि बी बराबर होगा? तो देखिए ए समष्टि बी किसके बराबर होगा? तो जो समुच्चय हम लेके चले थे उसके ही बराबर होगा, बी के बराबर होगा जो हम लेके चले थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न कि समुच्चय बी उपसमुच्चय है ए का, तो ए संग बी किसके बराबर होगा? तो ए संग बी किसके बराबर होगा? तो देखिए ये बराबर होगा ए के। किसके बराबर होगा? ए के, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जब सर्वनिष्ठ लिया जाता है तो बी की वैल्यूज बराबर होती है और जब संग लिया जाता है तो इस पीछे वाले जो ए की संख्या बराबर होती है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है 8वां। मान लीजिए कि ए बराबर दिया गया है 1 2 3, तब इसके उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? अभी हाल हमने जाना कि हम 2 की घात n का प्रयोग करते हैं उपसमुच्चय निकालने के लिए। तो यहाँ पर 3 अवयव दिए गए हैं तो यानी कि 2 की घात हो जाएगी 3 और 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 का मल्टीप्लाई हमें 2 से 3 टाइम्स करना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 8 उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। फिर दे रखा है 9वां क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में यानी कि सारणीबद्ध रूप में होगा, क्या होगा? तो आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। क्या है? यह है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो देखिए 2 और 1 इन दोनों का इंटू करने पे 2 आ रहा है और घटाने पर 1 आ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा यहाँ पर इसका जो फैक्टर बनेगा क्या बनेगा? 2 और 1 बनेगा। 2 रहेगा माइनस का और 1 रहेगा प्लस का, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी प्लस 2x प्लस में यहाँ पर है तो प्लस का 2x और माइनस का 1 रहेगा तो प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लेना है तो x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2 और यहाँ से आपको कॉमन माइनस में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा मतलब 1 है तो 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ होगा x प्लस 2 कोष्टक में x माइनस 1 बराबर 0। तो या तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा या x माइनस 1 बराबर 0 होगा। यहाँ से आप तो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर होगा माइनस का 2 और यहाँ पर आप पक्षांतर करेंगे तो ये होगा x बराबर 1। x बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2, 1 -2, 1। आंसर में ये आगे पीछे भी हो सकता है इस प्रकार से 1 कोष्टक कोमा माइनस का 2, इन दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। तो देखिए -2 और 1 कहाँ दे रखा है? तो ये देखिए जो पहला ऑप्शन है यहीं पे ये 1 -2 दे रखा है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यदि x बराबर 135 है और y बराबर 123 है तब x सर्वनिष्ठ y होगा। तो यहाँ पर देखिए सर्वनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में कॉमन संख्या। तो यहाँ पर 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, इसके अलावा कोई संख्या इनमें नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा देखिए, और 1 भी मिल रहा है यहाँ पर 1 और 1 1 3 मिल रहा है, यहाँ पर 1 3 है, दोनों में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,3। तो 1,3 इसका आंसर हो गया। सेकंड है यहाँ पर कि एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है खाली स्थान कहलाता है। तो देखिए ऐसा जो समुच्चय होता है वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ आपको लिख देना है रिक्त समुच्चय। क्या लिख देना है? रिक्त समुच्चय लिख देना है। यदि ए सर्वनिष्ठ ए संग ए डैश हो, यदि ए संग ए डैश यानी कि ए भी हो और पूरक समुच्चय भी हो तो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर होता है
यूनिवर्सल सेट, यानी कि आपको यहाँ पर यू लिख देना है। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। फिर देखिए चौथा है, यदि फाइव डैश सर्वनिष्ठ ए है तो क्या आंसर होगा। तो जो जब फाइव डैश यानी कि पूरक समुच्चय होगा रिक्त समुच्चय का और ए सर्वनिष्ठ निकालना होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ए। ये कुछ फॉर्मूलाज है, आप चाहें तो एग्जाम्पल करके भी इनको ट्राई कर सकते हैं। ए और ए डैश का जो सर्वनिष्ठ है वो क्या आएगा, तो ए और ए डैश यानी कि पूरक समुच्चय, इन दोनों में कोई भी संख्या आपस में नहीं मिलेगी। जब कोई संख्या नहीं मिलेगी तो इनका सर्वनिष्ठ कुछ भी नहीं आएगा, मतलब वो रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ पर फाइव लिख देना है। क्यू डैश यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक समुच्चय और ए, तो इन दोनों में भी कोई सर्वनिष्ठ हमें प्राप्त नहीं होगा, तो यहाँ पर भी इसका आंसर फाइव हम लिख देंगे। और सातवां, ए संग फाइव, फाइव में कुछ नहीं है और ए में कुछ अवयव है, तो उनका संग निकालना है। तो संग में दोनों की वैल्यूज आ जाती है, खाली आपको ये ध्यान रखना है कि एक वैल्यूज को दोबारा नहीं आपको लिखना है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर ए। और ए सर्वनिष्ठ फाइव, तो ए कुछ अवयव होंगे उसमें, फाइव में कुछ भी अवयव नहीं होगा, तो दोनों में कुछ भी अवयव नहीं मिलेगा, तो इस कारण से यहाँ पर आ जाएगा फाइव। नवा प्रश्न है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। तो वह कौन सा समुच्चय कहलाता है, तो वह कहलाता है परिमित समुच्चय। क्या कहलाता है, यह परिमित समुच्चय कहलाता है। यदि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हो, तब ए और बी जो समुच्चय है वो क्या समुच्चय कहलाएंगे। यदि ये दोनों बराबर है, इनका कार्तीय गुणनफल बराबर आता है, तो ये दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे। तो आपको यहाँ पर समान समुच्चय लिख देना है। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, सही जोड़ी मिलाइए। पहला ए डैश फिर इसका डैश, तो देखिए अभी हाल हमने ऑब्जेक्टिव में देखा कि ऐसा होता है तो वह सिंपल ए प्राप्त हो जाता है। तो इसका मिलान आपको यहाँ पर कर देना है इस बी वाले के साथ, इनके फर्स्ट में आ गया। सेकंड, ए सर्वनिष्ठ बी का डैश करते हैं, तो हमें यहाँ पर ये मान प्राप्त हो जाता है जो यहाँ सी में दे रखा है सेकंड नंबर। इसका मिलान हम इसके साथ में कर देंगे। फिर है ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, तो अलग अलग सर्वनिष्ठ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन आपका थर्ड नंबर पे। इसका क्या हो गया, ये वाला हो गया डी वाला। उसके बाद चौथा है कि ए सर्वनिष्ठ फाइव हो, ए सर्वनिष्ठ फाइव हो, तो यहाँ पर हम दोनों को सेम वैल्यूज प्राप्त नहीं होगी इन दोनों में, तो ये हो जाएगा ई वाला फोर्थ नंबर पे। सम्मेलन आपको यहाँ पर कर देना है, और जो बचा हुआ है वो इसका मान है। तो ए डैश यानी कि पूरक समुच्चय कैसे निकालते हैं, तो सार्वत्रिक में से ए समुच्चय को माइनस कर लेते हैं, तो ये पूरक समुच्चय निकल आता है। तो इसका मिलान यहाँ पर आपको कर देना है। उसके बाद आते हैं इसके एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर पर। पहला है, यदि समुच्चय ए यदि क्या हो, समुच्चय ए में एन अवयव हों, तो समुच्चय ए के कितने उपसमुच्चय होंगे। यदि एन अवयव हों तो उपसमुच्चय कितने होंगे, तो ये होंगे 2 की घात एन। कितने होंगे, 2 की घात एन होंगे। अभी इसके हमने एक दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए हैं। सेकंड है, यदि ए बराबर 2 4 6 8 है और बी बराबर 6 8 10 12 है, तो ए संग बी ज्ञात कीजिए। संग का मतलब होता है दोनों में आने वाली संख्याओं को आपको एक साथ लिख देना होता है, लेकिन ध्यान रहे कि एक ही संख्या दो बार नहीं आना चाहिए। तो देखिए 2 हमें लिखना है, 4 हमें लिखना है, 6 हमें लिखना है, 8 भी हमें लिखना है। और यहाँ पर देखिए 6 8 हम यहाँ लिख देंगे, तो 6 8 दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर हम लिख देंगे 10 और फिर लिख देंगे 12। तो इस प्रकार से जो ए संग बी आएगा वो आ जाएगा 2 4 6 8 10 और 12। तो ये यहाँ पर इसका संग हमें ज्ञात हो जाएगा। फिर थर्ड है, यू बराबर 1 2 3 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं और ए बराबर 1 3 7 9 है।
तो ए का पूरक समुच्चय यानी कि ए डैश लिखिए। तो देखिए, जब इसका हम पूरक समुच्चय लिखेंगे मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर समझते हैं इसको। हमें ए बराबर दे रखा है, हमें ए बराबर यहाँ क्या दे रखा है, 1 3 7 9 दे रखा है, 1 3 7 9 दे रखा है। और यूनिवर्सल सेट में आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखी है। तो ए डैश आपको निकालना है, तो ए डैश निकालेंगे u माइनस ए करके। तो u माइनस ए यानी कि आपको इसमें से ये घटाना है, यानी कि 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से आपको 1 3 7 9 को घटा लेना है। मतलब कि एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, एक 5 है इसमें, एक 7 कैंसिल हो जाएगा और एक 9 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो यहाँ बचे हुए एलिमेंट है वो आपको यहाँ लिख देने हैं और यही एलिमेंट आपके पूरक समुच्चय कहलाएंगे। यानी कि 2 4 5 6 8 क्या आ जाएंगे, 2 4 5 6 8। तो ये आंसर यहाँ हम लिख देंगे, 2 4 5 6 और 8, ये इसका पूरक समुच्चय आ गया। उसके बाद आया समीकरण एक्स वर्ग प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखे। तो ये अभी हाल हमने किया था, तो इसका आंसर हमें मिला था -1 और 2, तो इसका रूप हो जाएगा -2, 1। उसके बाद यदि ए बराबर दिया हुआ है BHOPAL और बी बराबर दिया हुआ है GWALIOR, तो ए सर्वनिष्ठ बी निकालना। तो ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब क्या होता है कि दोनों में आने वाली संख्याओं को जो कॉमन है वो हमें लिखना है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए एक तो यहाँ पर ओ इसमें है और ओ यहाँ पर भी ये लिख देंगे। पी इसमें नहीं है दोनों में, एच नहीं है दोनों में, पी नहीं है, ए है दोनों में, ए दोनों में है और एल भी यहाँ पर है। तो ये तीनों को हम लिख देंगे। तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा OPL। तो इसका जो ए सर्वनिष्ठ बी आया है वो आ गया OPL। उसके बाद दिया हुआ है कि यदि एन ए संग बी 18 दिया है, एन ए 8 दिया है, एन बी 15 दिया, तो एन ए सर्वनिष्ठ बी का मान निकालना। तो हमें ये फॉर्मूला का यूज़ कर लेना है और इसका मान निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला है, तो एन ए सर्वनिष्ठ बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए संग बी होता है। यहाँ पर जो मान दे रखा है वो हम लिख लेंगे। क्या क्या मान दे रखा है, सर्वनिष्ठ का मान निकालना है। ये दे रखा संघ का मान 18 है, 8 है और 15 है। एन ए का 8 15, हम लिखेंगे 8 15 और 18, 8 15 18। अब देखिए 18 15 आप जोड़ लें तो 23 हो जाएंगे, -18, 23 में से 8 आप माइनस कर लें तो 5 आंसर आ जाएंगे इसके। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 5 ना, उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपको 5 लिख देना है। फिर है ए बराबर भोपाल और बी बराबर ग्वालियर है, ए माइनस बी निकालना। इसमें से ये आपको हटाना है, तो इसमें जो चीज़ें हैं वही आपको इसमें से माइनस करना है और बचेगी किसमें से, इस ए वाली में से ही संख्या बचेगी ना, इसकी संख्या एक भी नहीं बचेगी। क्या हटा सकते हैं आप यहाँ से, एक तो ओ जो इसमें था वो यहाँ से हट जाएगा, एक ए यहाँ से हट जाएगा और एक एल यहाँ से हट जाएगा। तो BHP यहाँ बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा BHP। BHP इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि ए और बी दो असंयुक्त है, मतलब कि जुड़े हुए नहीं है, कोई संबंध उनमें नहीं है, तो ए सर्वनिष्ठ बी में कितने अवयव होंगे। जब दोनों ही जुड़े आपस में कोई रिलेशन उनका नहीं है तो इनमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0 ना। क्या आंसर हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। और लास्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में, इसमें एक वाक्य में कि यदि u बराबर ABCDEFGH दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है ADFH, तो a डैश था फिर डैश लिखना। मतलब क्या होगा, वापस से a का मान प्राप्त हो जाएगा। जब a का मान प्राप्त हो रहा है
तो आपको सीधा ही आंसर ए डैश का डैश करके वापस से ये उत्तर लिख देना है। हमने एक दो उदाहरण में इसको देखा है कि ए डैश का डैश करते हैं तो वापस हमें ए प्राप्त हो जाता है, तो ए टी एफ और एच ये हमें संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर जो आता है सत्य सत्य लिखें। पहला है यदि ए बराबर ए बी है और बी बराबर ए बी सी है तो क्या ए बी का उपसमुच्चय है? तो बिल्कुल हाँ, इसके सारे अवयव हमें बी में दिख रहे हैं, तो ये ए बी का उपसमुच्चय है। तो ये पहला वाला जो हमें कथन दिया गया था ये बिल्कुल सत्य है। फाई एक रिक्त समुच्चय है ना? यहाँ पर क्या दे रखा है, तो फाई के अंदर एक और चिन्ह दे रखा है, ऐसा कोई रिक्त समुच्चय नहीं होता, इसके अंदर एक एलिमेंट है। यदि ये होता ये रिक्त समुच्चय, यदि केवल फाई होता तो ये भी रिक्त समुच्चय है, लेकिन इस मंझले जो कोष्ठक इसके अंदर ये फाई आ गया, मतलब इस मंझले कोष्ठक में कोई ना कोई अवयव है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, तो ये हो गया असत्य, है ना? क्या हो गया? यह असत्य हो गया। फिर है परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होते हैं। बिल्कुल हाँ, हाँ भी हमने एक रिक्त स्थान था उसमें इसको फिलअप किया हुआ है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद अगला देखते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद अगला देखते हैं हम यहाँ पर अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है। बिल्कुल गलत है। अभी हमने देखा है कि परिमित में निश्चित होती है तो अपरिमित में तो अनिश्चित होना ही है, तो ये असत्य हो जाएगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। उसके बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसका सत्य सत्य में, यदि फाई उपसमुच्चय है ए का, फाई क्या है? एक रिक्त समुच्चय क्या है? उपसमुच्चय है इस ए का, सत्य है। जहाँ फाई एक रिक्त समुच्चय है एवं ए कोई भी परिमित समुच्चय है, तो क्या कथन सत्य है? बिल्कुल, ये एक डेफिनेशन है, तो ये बिल्कुल है सत्य है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने अध्याय एक समुच्चय के ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन आपको शीघ्र ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।